स्वागत है आपका मार्केट महारथी में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आज हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद बाजार थोड़े से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गेंस बहुत ही सीमित है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। निफ्टी करीब 25 अंकों पर आपको दिखेगा और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 25-30 अंकों की ही तेजी है। हालांकि एक चीज आज बेहतर हो रही है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 1600 शेयर मजबूत हैं और उसके मुकाबले करीब 750 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आज आपको दिखेंगे। आईटी में थोड़ा रिबाउंड है, फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है और मेटल में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। अक्टूबर की शुरुआत भी हो रही है, तो आपकी तैयारी जरा आज करवाते हैं। मार्केट के महारथी में आज एक दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईसीसी सिक्योरिटीज के विनोद कार्की। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। सर, शुरुआत आपसे इससे करेंगे कि देखिए, रिकॉर्ड हाई से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई। अक्टूबर में हम आ गए हैं, सितंबर को पीछे छोड़कर। आप जरा ये बताइए सर कि अक्टूबर की थीम क्या होगी और आपकी नजर कहां पर है? क्या आप जो भी तैयारी बाजार में करनी है वो रिजल्ट सीजन को देख के करनी है, या फिर कोई सेगमेंट, कोई पॉकेट, कोई स्टॉक अभी भी है जहां पर आपको लगता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स कोई पोजीशन ले सकते हैं? धन्यवाद। देखिए, मार्केट अभी कुछ पिछले जो 1 महीने के आसपास कुछ नई चीजें हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका यूएस में रेट कट हुआ है, फिर चाइना में वो काफी स्टिमुलस देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो आपने यहाँ देखा होगा कि चाइना में काफी जोर से उछाल आया है। तो उसके चलते ये जो आपको दिख रहा है मेटल स्टॉक्स वगैरह में उछाल है। तो आई थिंक दुनिया भर में ये क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट साइकिल जो बाजार को थोड़ा सा एक अड़चन थी मार्केट के लिए कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट थे, वो धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आ रहा है। सो वो एक अच्छी बात है ओवरऑल मार्केट के लिए। बट अगर आप वैल्यूएशन देखें तो अभी भी हम काफी हाई पे हैं। तो और ये जो पिछला क्वार्टर जो गया है, इस क्वार्टर में क्या होता है कि मॉनसून बड़ा ये था, बहुत कुछ फ्लड्स हुए थे बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है। थोड़ा सा वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं बीच में जब ये अनसीजनल रेन्स हुई हैं। तो थोड़ी सी अड़चन रही है इस क्वार्टर में ओवरऑल। बट अभी आगे को देखते हैं कि फेस्टिव सीजन वो एक दिखाएगा रहा कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन है ओवरऑल, वो उस पे एक इंडिकेशन आएगा। बट ये क्वार्टर थोड़ा सा मुझे ख्याल से रेंज में और इस चक्कर में थोड़ा सा वीक रहने के चांसेस हैं ओवरऑल। बाकी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, बिकॉज पिछले क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पर इलेक्शन थे तो वो काफी जोर से गिरा था। बट थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट उसमें देखना है कि जो बजट एलोकेशन 11 ट्रिलियन का किया था वो उसके कितने पास आता है, बिकॉज थोड़ा बहुत तो शॉर्टफॉल होने वाला है। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा कि जैसे जैसे मानसून हटता है उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट जो कंजम्पशन है हाउस होल्ड्स की, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो वीक हो जाती है वो कैसे पिकअप होती है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर रखनी है नज़र। नमस्कार विनोद जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ये टच अपॉन कर ही रहे थे कि मॉनसून एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ख़ास तौर से एफएमसीजी कंपनीज़ की कमेंट्री आ रही है, या फिर हम ऑटो बिक्री के आंकड़े देखें जहाँ पे अभी भी कई कंपनीज़ का, कई दिग्गज कंपनीज़ का ये कहना है कि रूरल मार्केट में जो है मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में विनोद जी, कोई एक पर्टिकुलर थीम जहां पे आपकी नज़र है जो कि रूरल और कंजम्पशन प्ले में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? आपने टच अपॉन भी किया कि फेस्टिव्स और त्योहारी सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर एज एन इन्वेस्टर कोई थीम जहां पे नज़र बनानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से कंजम्पशन में ऐसा रहा है पिछले 1 आध साल हमने देखा है कि जो ओवरऑल क्या कहते हैं डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, ऑटो हो गया या थोड़ा सा जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, उनकी बिक्री बहुत अच्छी रही है। ट्रैवल टूरिज्म जो इस तरह की जो थोड़ा हायर एंड कंजम्पशन जिसको कहते हैं, उसमें काफी अच्छा ट्रेंड रहा है। तो आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। आपने देखा ही था बीच में एक वो फॉरेन आर्टिस्ट कोल्ड प्ले, उनका एक शो था जहां पर पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो गई। तो इतना स्ट्रॉन्ग अर्बन कंजम्पशन का जो डिमांड है वो क्लियरली दिख रहा है कि है। और जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन में जाएंगे आई थिंक वो
काफी आई थिंक उसमें नजर रखनी चाहिए। बट उसमें चक्कर ये है कि ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस है, आप ऑटो लीजिए कोई भी लीजिए, उनमें वैल्यूएशन अब काफी ऊपर है। वो उसमें ऐसा नहीं रहा कि वो चीप रहे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बिकॉज पहले से ही काफी ऑप्टिमिज्म है उसमें। और जो क्या कहते हैं, रूरल छोटे तबके का जो कंजम्पशन है, या लेंडिंग में भी आपने माइक्रो फाइनेंस में देखा है थोड़ा स्ट्रेस है। और मैंने जैसे कहा कि कुछ स्टेट्स में फ्लड्स वर्ड्स का चक्कर हुआ है, जिससे वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा सा पैची है वो, जिसको अगर कहा जाए तो ओवरऑल रूरल और एग्री से रिलेटेड जो इकोनॉमी है। देखते हैं एक क्या है, एक अनुमान जो आया है वो जरा रिस्क लगता है मुझे। जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस साल जो बारिश है वो ला नीना हो गया, एल नीनो से ला नीना ट्रांजिशन हुआ है। उस कारण से क्या होता है कि बहुत सीवियर ठंड आती है, और सीवियर विंटर जिसको कहते हैं, और मॉनसून भी थोड़ा एक्सटेंड होता है। तो उस कारण से थोड़ा सा आई थिंक एग्री के लिए रिस्क है वो। वेजिटेबल प्राइसेस हमने देखा है काफी बढ़ गए हैं, ऑनियन और आप देखिए टमाटो, इनके प्राइसेस थोड़ा बढ़ने लगे। ये सप्लाई का चक्कर है, ऐसा नहीं कि वो चक्कर है। बट तो ये थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा इसमें। अगर ये ला नीना का इफेक्ट नहीं होता है, और क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है, तो जो आपके रिजर्वायर लेवल्स काफी ऊपर है पिछले साल से, तो वो बहुत अच्छी बात है राबी क्रॉप के इरिगेशन के उससे एंगल से। बट ये देखना पड़ेगा कि ये सीवियर वेदर, जैसे हमारे इस साल क्या हुआ था, बहुत जोर से गर्मी हुई थी, 50 डिग्री के ऊपर हुआ था। उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्री जीडीपी से 2% ग्रोथ हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में। तो ऐसा ना हो कि सीवियर विंटर और एक्सटेंडेड रेन्स अगर आ जाए, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क लगता है मुझे। ठीक है विनोद सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं आज सर खड़ा अक्टूबर के अंदर में, लेकिन मैं आपको 6 महीने थोड़ा पहले लेके चलता हूँ। जून के अंदर 4 जून को जब से नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से ना जाने मार्केट और मार्केट के में भी ऐसा कुछ हो गया कि ना हम सरकारी कंपनीज की ज़्यादा चर्चा करते हैं, ना हम डिफेंसिव शेयरों की बात हो पाती है। अब पहले के मुकाबले रिपोर्ट्स आने कम हो गई, इंटरेस्ट भी छटक गया। वो शायद इस वजह से क्योंकि जो पॉलिसी या जो शेयरों की जो चाल थी, वो इस सरकार के जो तीसरी बार मोदी 3.0 बनाए उससे पहले ज़्यादा हुई, अब ठंडे बक्से में चला गया, ऐसा कुछ फील हो रहा है। आपको भी ये फील हो रहा है सर? देखिए ये क्लियरली जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, और उसके बाद जो स्टेट्स के भी जो अनाउंसमेंट्स आप देखिए कि थोड़ा सा झुकाव है टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप ये जो स्कीम्स दिख रहे हैं कि जहाँ पर इनकम सपोर्ट और इस तरह की चीजें हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा रुझाव तो दिख रहा है उस तरफ। लेकिन जो फाइनली जो बजट आया उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर काटा नहीं, वो अच्छी बात है। तो देखना पड़ेगा कि वो कितना पिकअप होता है, बिकॉज इस साल क्या हुआ है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फर्स्ट क्वार्टर का, वो काफी जोर से गिरा, बिकॉज उसी वक्त इलेक्शन चल रहे थे। होप है कि अभी अगला जो बाकी का साल है उसमें वो पिकअप होगा। बट ये बात तो सही है कि कुछ हद तक फोकस जो है थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ा है ये जो इलेक्शन और उसमें। बट मेरे को लगता है कि ये जो आपने कहा कि ये डिफेंस या जो है, उनमें एक्चुअली बड़ा चक्कर ये हो गया था कि वैल्यूएशंस कुछ बहुत ही आसमान छूने लग गए थे। वो मुझे लगता है कि मेजर कारण वो है, और उसके साथ जो थोड़ा बहुत डाउट आने लगा लोगों की कैपेक्स में थोड़ा कमी होगा, बिकॉज इलेक्शन के चलते लोग गवर्नमेंट्स का फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। ये सबको जो मिलाव है, इसकी वजह से आई थिंक इनमें वीकनेस दिखने को दी गई है। आई थिंक स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी भी कायम है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो डिफेंस या मैन्युफैक्चरिंग या जो पीएसयूज की ओवरऑल स्टोरी है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक आया है। बट वैल्यूएशंस एक नॉर्मलाइजेशन वाला जो एंगल है वो चल रहा है अभी मेरे हिसाब से। विनोद सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। सर देखिए, हमने अच्छी बातें तो कर ली, बाजार में मौके कहाँ पर हैं और रिस्क क्या क्या है सर? क्या ये इजराइल और लेबनान के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है, इससे डरना चाहिए? क्या चाइना को लेकर जो ऑप्टिमिज्म पैदा हो रहा है ग्लोबल मार्केट में,
और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भारत से थोड़े से फंड फ्लोज मूव कर सकते हैं। हालांकि अभी भी हम इमर्जिंग मार्केट के बास्केट को देखेंगे तो भारत का वेटेज चीन से तो ज़्यादा ही है। आप रिस्क क्या देख रहे हैं? ये दोनों रिस्क है या फिर बाजार के लिए बड़ा रिस्क ये वैल्यूएशन वाला है? नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा देखिए क्या होता है कि वैल्यूएशन हाई होती है और उसके बाद जब रिस्क इमर्ज होता है तो मार्केट के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वैल्यूएशंस आप देखा जाए तो सबसे बड़ा रिस्क वैल्यूएशन ही है, बिकॉज वो आपको कोई कुशन नहीं दे रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके पास कोई कुशन नहीं है कि प्राइसेस को संभालने का। तो वो सबसे बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से कि वैल्यूएशंस बहुत हाई, और स्पेशली कुछ जो स्मॉल कैप्स और छोटे स्टॉक्स जो है, छोटे मार्केट कैप वाले, उनका वैल्यूएशंस एक्चुअली लार्ज कैप से बड़े हो गए। तो लार्ज कैप हमारे हिसाब से रिलेटिवली बेटर हैं। और ये जो आपने दो पॉइंट कहे रिस्क का, कि ये देखिए चाइना वाला एंगल तो क्लियरली हो सकता है, बिकॉज उसमें काफी आउटफ्लो रहा है रिसेंटली और बहुत जोर से ऊपर आया है मार्केट वो, और स्टिमुलस भी स्ट्रांग है। वहां की जीडीपी भी जो आईएमएफ की लेटेस्ट आई थी, आपने अगर ऑब्जर्व किया है, वो सबसे ज्यादा रिवाइज अपवर्ड की है। भले वो इंडिया से कम है, बट जो रिविजन्स थे वो जुलाई में जो किया था आईएमएफ ने चाइना की जीडीपी का, वो रिविजन स्ट्रांग थे। तो आई थिंक वो एक क्लियर फॉरेन फ्लोज का एक एंगल हो सकता है क्लियरली। जहां तक मिडिल ईस्ट का हमने देखा है, वो तो देखिए वो एक कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट जोन है मेरे हिसाब से। और हमने देखा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन, आपने जैसे रशिया यूक्रेन देखा, एक बार थोड़ा सा रिस्क आया, फिर वो धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन एक आप रोज ही सुनते आए हो, आपको एक तरह से सेंसिटाइज हो जाते हो उससे, और ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है वो। तो जब तक वो लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो ग्लोबल स्केल तक नहीं जाता कि एक क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर की बात हो, या इस तरह की कंट्रीज एक बढ़ जाए, एक कैंप और दूसरा कैंप सामने हो जाए, तो तब तक आई थिंक एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। ऑयल प्राइसेस में अगर कुछ उछाल आता है, वो एक्चुअली रिस्क हो सकता है कि सडनली कुछ बड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन आके ऑयल 100 के ऊपर जाए, तो इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका बड़ा। ठीक है विनोद सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय निकाला आपने और अच्छे से बात हुई आपसे, और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे हमारे उसके आपने जवाब दिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे।